यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 8 की साइंस एनसीईआरटी अपने देख रहे हैं। तो ये हमारी क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी है, जिसमें हम एक एक चैप्टर जो अपने डिस्कस करते हुए चले हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 11 जो 10 चैप्टर है ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो अपना 11 चैप्टर है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की थी, उससे पहले हमने क्लास 6 और 7 दोनों एनसीईआरटी है, एक एक चैप्टर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्योंकि 6 to 8 जो आपके है साइंस एनसीईआरटी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सारा जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ये आपका बेस मान के चलिए सारी चीज़ें आपका होता है। यानी अगर आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो सीटेट से अदर, तो सीटेट से अलग भी अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 6 to 8 एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। इसे आपको एक एक चीज़ें आपको पढ़नी है, एक एक चीज़ें जो आपको समझाई गई है इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। तो एक एक चीज़ पर आपको फोकस करना है, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, जिससे सीटेट में आप जो अच्छे मार्क्स है वो भी आप गेन कर पाओ। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है आज का। चलिए आज हम चैप्टर 11 अपना पढ़ने वाले हैं, बल तथा दाब। चैप्टर का नाम है हमारा बल तथा दाब, यानी फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स यानी बल लगाना, फोर्स हो गया, एंड प्रेशर आपका होगा। प्रेशर यानी जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, दाब देते हैं। तो किसी चीज़ पर बल लगाना या फिर उसको दाबना, तो ये हो गया हमारा फोर्स और प्रेशर चैप्टर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि जैसे वस्तुएं होती है, वस्तुएं क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। आपको पता है जैसे हम गति करते हैं, मूवमेंट अपना करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जैसे इसी तरह है कि वस्तुएं जो है वो गति कैसे करते हैं, जो वस्तुएं होती है वो गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय से चली गई दूरी क्या सूचित करती है। तो ये क्या हमें सूचित करती है, क्या हमें देगी, यानी जो मोशन करती है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो पहला पॉइंट आता है कि जमीन पर, जो जमीन होती है, जो लैंड है, तो जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, जैसे आप जो गेंद होती है, जो बॉल होती है, बॉल आपने देखा होगा जब हम बॉल को जमीन पर लुढ़काते हैं तो जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है, कभी कभी ये अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये अपनी जो गति होती है जहाँ पर ये मोशन करती होती है, मूवमेंट करती रहती है, तो वहाँ की डायरेक्शन भी अपनी चेंज कर लेती है। तो इसमें क्या होता है, चेंज हो जाती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। तो ये भी आपका पॉसिबल रहता है कि ये अपनी जो गेंद होती है, गेंद की जो मूवमेंट है, जो मोशन हो रहा है वो स्लो आपका हो जाए और जो डायरेक्शन हो जाती है वो चेंज कर ले। तो ये भी आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है। यानी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, जैसे हम गेंद जो होते हैं जमीन पर लुढ़काते हैं तो वो धीमी या तेज कैसे हो जाती है, उसका मोशन में चेंज कैसे होता है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे, यानी जो गति में जिस मोशन में वो डायरेक्शन जो है उसकी चेंज कैसे कर लेती है। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, यानी कोई फुटबॉल है, जैसे फुटबॉल से हम खेलते हैं तो फुटबॉल को गतिशील यानी मूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं, एक गोल रक्षक गेंद को किसी प्रकार रोकता है। तो जो गोली होता है यानी जो गोल रक्षक होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम खेलते हैं तो खेलते टाइम पर क्या होता है, जब गोल रक्षक होता है जो फुटबॉल में आपका होता है, जो गोल को यानी जो गोल होती है वो आपका एक जो आपका होता है नेट आपका होता है, वहाँ पर आपका नहीं डालने देता। तो वो जो गोल रक्षक है वो उस गोल को, जो गोली होती है उसको किस प्रकार वो रोकता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में जब चौका और छक्का आपका लगता है, वो एक जो सीमा होती है वो आपकी सीमा रहती है कि यहाँ से आगे आपका चौका होगा, इस तरह आपका छक्का होता है। तो वो आपको कैसे रोकता है इस बारे में पूछा गया है कि वो गेंद को रोकता किस तरह। यानी जैसे आप भी खेलते हो तो खेलने के टाइम पर जब आप फुटबॉल खेलते हो, बैट बॉल आप खेलते हो तो उस टाइम पर, या फिर जो हॉकी होता है, हॉकी आप खेलते हो, गोली आपका होता है, जो गोल आपका होता है, तो गोल को बचाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका है कि वो किस तरह आपका गेंद को रोकता है। तो गेंद को वो कैसे गोल होने से जब रोकता है तो वो किस प्रकार रोकता है। पहला पॉइंट आता है कि हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। जो हॉकी का जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, जब आपने देखा होगा तो हॉकी का खिलाड़ी जो होता
होता है हॉकी से उस पर क्या करता है, प्रहार करता है। तो हॉकी से गेंद को खेलता रहता है और उससे जो गतिशील होते हैं यानी जो उसकी मूवमेंट होते हैं गेंद की, उसकी डायरेक्शन वो बदल देता है। जैसे आप बैट बॉल खेलते हो तो बैट बॉल खेलते टाइम क्या करते हो, जब आपके पास बॉल आती है और बैट से आप बॉल को खेलते हो तब क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। तो वो ही इसमें आपकी बात की गई है जब आप बैट से उसके साथ खेलते हो। अब है आपका नेक्स्ट आपका अगला कि जो क्षेत्र रक्षक होता है, क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकता है। जो क्षेत्र रक्षक आपका होता है जो चौका छक्का लगने नहीं देता, यानी जो क्षेत्र में सीमाओं पर आपका खड़ा होता है तो बल्लेबाज जब बल्लेबाज होता है वो गेंद को खेलता है तो वो उसे फिर कैसे रोकता है, जो आपका क्षेत्र रक्षक होता है। तो इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो गेंद की गति होती है जो तेज या धीमा उसको कर दिया जाता है और जो उसकी गति होती है यानी जो मोशन होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फिर फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, प्रहार करते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है, यानी फोर्स उस पर लगता है। क्या लगता है, बल उस पर लगता है, फोर्स लगता है। अब आपका नेक्स्ट आता है कि बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। जैसे अब आपसे पूछा गया जो बल होता है यानी फोर्स होता क्या है और जिन वस्तुओं पर यह फोर्स लगाया जाता है उन पर यह जो अफेक्ट होता है वो किस प्रकार डालता है। तो किस प्रकार डालेगा, पहला पॉइंट इसमें आता है बल अपकर्षण या अभिकर्षण। बल अपकर्षण या अभिकर्षण, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है। इससे पहले हमें एक जो चीज़ है इसके जो, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक बार इनकी पिक्चर देखेंगे देन हम आगे इसमें डिस्कस अपना करेंगे। चलिए इसमें डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले जो आप ये देख रहे हो ये इस पिक्चर में आपका क्या है, ये आपका जो गोली गोल को बचाते हुए, यहाँ पर आप पिक्चर में जो गोली गोल आपका होता है उसको बचाते हुए ये आपका है, तो ये बचा रहा है। नेक्स्ट हम इसमें अगली पिक्चर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉकी आपका, ये क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है और हॉकी से बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। जब हम हॉकी से बॉल को खेलते हैं गेंद को तो इस पर क्या होता है, हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए इसकी जो डायरेक्शन होते हैं वो चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट आप देखिए तीसरा जो आपकी पिक्चर है, यहाँ पर जब चौका या छक्का आप यानी बॉल को खेलते हो तो क्षेत्र रक्षक जो होता है जो उस सीमा पर खड़ा होता है जो उस क्षेत्र की रक्षा करता है वो क्या गेंद को यानी रोकता है, वो जो बाउंड्री बनी होती है कि उससे बाहर ना जा पाए। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं हम अपना जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है कि फोर्स, अपुश और अपुल, यानी जो बल होता है या तो वो अपकर्षण होगा या फिर अभिकर्षण होता है। क्या करते हैं, या तो उस पर हम पुश करेंगे या फिर पुल उसको करते हैं, या तो अपकर्षण होगा या भी अभिकर्षण आपका हो गया। तो इन दोनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए पहला आता है इसमें जो बल होता है या तो वो अपकर्षण होगा या फिर अभिकर्षण आपका होता है। क्या होता है, जो फोर्स आपका होगा, क्या होता है, जो फोर्स होता है तो फोर्स आपका ए पुश, फोर्स क्या होता है, ए पुश और आ पुल, और ए पुल आपका होता है, और आ पुल। तो ये दोनों चीज़ होती है। जो फोर्स होता है यानी जो बल होता है या तो उस पर पुश हम करेंगे अपकर्षण करते हैं या फिर उसे खींचते हैं यानी उसको पुल करते हैं। तो पुश और पुल आपका होता है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि उठाना, खोलना, बंद करना, यानी हम किस चीज़ को उठा रहे हैं या फिर उसको खोल रहे हैं। जैसे हम अपना जो गेट होता है उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, बंद करना, या फिर उसको क्लोज करते हैं, ठोकर मारते हैं। जैसे हम फुटबॉल होते हैं, फुटबॉल में क्या मारते हैं, ठोकर मारते हैं किसी पर। जैसे गेंद को खेलते हैं, जो फुटबॉल जो हम बैट बॉल खेलते हैं उसमें क्या करते हैं, गेंद को हिट करते हैं या फिर उस पर प्रहार करते हैं। धक्का देना, किसी को क्या करना, हमें धक्का देना यानी आगे की ओर करना है, धक्का दे रहा है, उसको खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो इसमें से क्या होता है, जो कार्य आपका चलता रहता है तो वो वस्तु की जो गति होती है, वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मोशन में चेंजेस आता है। तो चेंजेस लाने का जो प्रयास होता है इसके बारे में आपका बात की गई है। अब आती है ये आपके पिक्चर। तो यहाँ पर कौन सा अपकर्षण होगा और कौन सा अभिकर्षण होगा ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर पुश और पुल की बात इसमें की गई है। तो सबसे पहले आता है कि कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचानना। किसमें? जो अपकर्षण है या अभिकर्षण होता है उसके रूप में पहचानना। तो ये होता है अपकर्षण, क्या होता है? पुश करना, किसी चीज को क्या करना? पुश। और अधिकर्षण, जो आपका अभिकर्षण होता है, अभिकर्षण हो जाएगा, अपकर्षण हो गया, ये होता है आपका पुल करना। क्या करना? पुल करना, किसी चीज को पुल करना, ये आपका अभिकर्षण है, अधि नहीं है, यहाँ पर आपका अभिकर्षण होता है। तो सबसे पहले क्रम संख्या आपको दी गई है, ये स्थिति का वर्णन है, यानी स्थिति जो सिचुएशन होती है वो आपकी दी गई है, ये सिचुएशन हो गई। और यहाँ पर कार्य यानी किसी चीज़ को हम धक्का देना, पुश करना। क्या करना? जब हम धक्का देते हैं तो गेट को हम पुश कर खोलते हैं, यानी धक्का देते हैं, या फिर किसी चीज़ को पुल करना, पिकिंग करना, हिटिंग करना, जैसे इसमें खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकना, उड़ाना, फेंकना, अधिक करना, प्रहार करना और ऊपर उठाना, ये आपका हो गया। और यहाँ पर जो कार्य को व्यक्त कर सकते हैं या तो पुश करके या फिर अभिकर्षण, यानी पुश और पुल आपका हो जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे स्कूल, जैसे बड़े बड़े कॉलेज आपके होते हैं या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, वहाँ पर आपका लिखा होता है जो गेटों पर, जो आपके जो ग्लास वाले जो आपके क्या होते हैं, जो ग्लास वाले आपके गेट लगे हुए थे, वहाँ पर आपका ओबियसली अब लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर पुश करना है या फिर पुल करना है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पर आपका लिखा होता है, पुश और पुल। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। अगर मेज पर कोई आपकी पुस्तक है, बुक आपकी रखी रही है, तो उसको जो आपका मूवेबल यानी जो उसमें गतिशील बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें उस पर धक्का देना होगा, यानी उसे धक्का देंगे, पुश करेंगे या फिर उसको पुलिंग करेंगे, खींचेंगे। पुल करना क्या होता है? खींचना होता है। और उठाना जो आपका लिफ्टिंग होता है। तो ये कैसा होता है? ये आपका पुश भी हो गया और पुल भी। तो यहाँ पर दोनों आपके लग रहे हैं, पुश भी और पुल भी, अपकर्षण भी और अभिकर्षण भी। नेक्स्ट आता है दरवाजा, जो आपके घरों में जो विंडो आपके यानी जो गेट आपके होते हैं, तो दरवाजे को खोलना या बंद करना आपका क्या? या तो दरवाजा आप धक्का देकर खोलोगे या फिर आप खींच कर खोलते हो, या फिर उसको, ये दोनों क्या आप पुश में भी आ जाएगा और पुल में भी आपका आ जाएगा। अब है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। जैसे कुआं होता है, तो कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो पानी की बाल्टी को जब हम खींचेंगे तो यहाँ पर आपका धक्के से वो नहीं खींचेगी, तो वहाँ पर आ जाएगा खींचना। तो ये क्या होगा? खींचकर, और या फिर उसको उठाएंगे, तो ये इसके ये आपका आता है अभिकर्षण में, यानी पुल कर हम उसको खींचेंगे, तो पुल आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला है कि फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। जो फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है उसका जो पेनल्टी किक होता है वो कैसा हो जाएगा? वो आपका है पेनल्टी जो किक होगा, तो पेनल्टी किक आपका होता है धक्का देना। कैसा? यानी धक्का देना। और इसमें आपका हो जाएगा क्या करना? पुश करना, यानी अपकर्षण आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट कि एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, ये भी धक्का देना हो जाएगा, पुश करना, और ये भी आपका अपकर्षण हो जाएगा, पुश करना। अब है लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। जो लदी हुई जो बैलगाड़ी होती है उसको चलाना आपका क्या होता है? धक्का देना, या फिर हम उसको खींचकर, या तो उसे बैल जो होता है वो खींचता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं उसे धक्का भी लगाना पड़ जाता है। तो ये दोनों में आ जाएगा, पुश में भी और पुल में भी। अब है किसी मेज की दराज को खोलना। अगर कोई मेज है, टेबल आपकी है, तो टेबल में जो आपकी जो मेज होती है उसकी दराज को खोलना। मेज आपकी जो है उसकी जो दराज होती है उसको खोलना। तो जो ड्रायर आपका होता है तो वो कैसे? खींचकर आप खोलोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पुल आपका। यहाँ पर क्या है? पुल आपका आ जाएगा, अभिकर्षण आपका हो जाएगा। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जो पुश और पुल के बारे में आप समझ सकते हो। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है इसके बाद, क्या आपने, अब क्वेश्चन है कि क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण खींचना या फिर अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जो वस्तु होती है जिसे हम धक्का देंगे वो होती है आपकी अपकर्षित, यानी उसको पुश करना। जैसे गेट होता है, अभी आपको बताया, जो इंस्टीट्यूट वगैरह होता है या फिर कॉलेजों के जो आपके बड़े कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी जो आपका मेन आपका जो रहता है, जो ऑफिस वगैरह रहता है, वहाँ पर आपका जो शीशे के आपके जो गेट होते हैं वहाँ पर पुश और पुल आपका लिखा रहता है कि जो गेट है वो आपको पुश करके करना है, यानी धक्का देकर या फिर खींचकर आपको खोलना है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आपकी लिखी होती है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के जो विज्ञान होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट आता है, इसमें पहला जो पॉइंट है
तो इसमें क्या है, जो विज्ञान होता है तो साइंस में किसी भी वस्तु पर धक्का लगने वाले जो होते हैं अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। जो वस्तु होती है तो वस्तु में जो मूवमेंट होती है वो किसके कारण, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं या बल लगने के कारण वो आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है कि वस्तु पर बल कब लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर बना कि जो वस्तु होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर जो बल होता है, जो फोर्स होता है वो कब लगता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। जैसे मैंने जो कक्षा 6 से थी उसमें पढ़ा था कि चुंबक जो होते हैं, जो आपने चुंबक था यानी जो मैग्नेट होता है, एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करता है। तो जैसे आपने देखा था, अगर जो चुंबक आप लेते हो, मैग्नेट आपके पास है और मैग्नेट को कोई भी जो लोहे का जो सामान रहता है उसके इधर उधर आप जो सराउंडिंग में उसके पास आप लेकर इधर उधर आप उसके करते रहो, तो क्या होता है, लोहे के टुकड़े पर जो चुंबक होते हैं, मैग्नेट होती है, उस पर क्या होता है, लोहा जो होता है वो आपका चिपक जाता है, यानी वो अपनी ओर खींचती है। तो इसी तरह आपका है। अब है आपका अगला पॉइंट कि क्या आकर्षण भी एक खिंचाव या अभिकर्षण होता है। जो आकर्षण उस पर आया तो आकर्षण जो होता है वो आपका क्या होता है, तो आकर्षण की इसमें बात की गई है। तो आकर्षण एक खिंचाव यानी अभिकर्षण है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। किसी खिंचाव, अभिकर्षण या धक्का अपकर्षण, या तो उसको पुल या फिर पुश आप बोलोगे, तो क्या बोलते हो, इसमें आपसे पूछा गया है। अब आता है अगला पॉइंट कि बल जो होता है वो अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। क्यों लगता है, जो बल होता है, जो फोर्स आपका होता है, जो फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, इसमें जो क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट हेडिंग है कि जो फोर्स है, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। तो पहले पॉइंट में आता है इसमें कि मान लीजिए आपने सपोज कर लिया कि कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। कोई आदमी जो होता है यानी जो कार है वो आपकी खड़ी है, तो उसके पीछे यानी कार के स्थिर जो कार है उसके पीछे कोई जो व्यक्ति हो जाता है आपका, यानी आप हो सॉरी, कहीं पर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पीछे आप खड़े हो जाओ, तो क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी। अगर वो आपका यहाँ पर यानी जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है तो उसके कारण जो कार होगी वो गति में आ जाएगी। मान लीजिए जब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर क्या लगाता है, बल लगाता है, तो जीव क्या होगा, यानी अगर वो इस तरह ही खड़ा है यानी कार स्टेशनरी मोड में रहा है, जब वो उस पर कुछ फोर्स नहीं लगा, उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, तो वहाँ पर जो कार होगी वो आपकी मूवमेंट नहीं करेगी। लेकिन जब हम उस पर धक्का लगाएंगे यानी फोर्स उस पर लगाते हैं, तभी तो वो आपका क्या करता है, वो गति करता है, मोशन आपका करता है। अगला पॉइंट है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति प्रारंभ कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में आप क्या लगाओगे, जो बल होता है, जो फोर्स आप लगाते हो, तो उसी डायरेक्शन में जो कार होती है, जो ऑब्जेक्ट आपका होता है, वो मोशन आपका करता है। अगला पॉइंट है कि चित्र 3 स्थिति दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। तो चलिए इसमें तीनों जो पिक्चर है वो हम देख लेते हैं, देन हम आगे इसमें अपना डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले जो पिक्चर है, पिक्चर देख लेते हैं हम। देखिए इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर ये गाड़ी आपकी खड़ी है और इसके पीछे जो व्यक्ति आपका एज इट इज खड़ा है, यानी कार आपकी स्टेशनरी मोशन में है, यानी स्थिर आपकी खड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं है। जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो गाड़ी क्या होगी, आगे की ओर आपकी नहीं बढ़ेगी। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, ये आपकी सेकंड पिक्चर है। तो इस पिक्चर में जो व्यक्ति था आपका, ये क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो जो गाड़ी होगी, जो कार होगी, उसी डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन आपका करते हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी चलेगी। तो ये इस पर जब फोर्स लगाएंगे, जब हम बल लगाते हैं, तभी अपनी आगे की ओर बढ़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट आता है इसमें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आज यहाँ पर बनता है, अगला क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। चित्र में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती है, जबकि चित्र में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो इसी प्रकार जो चित्र में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं, यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़की एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या लगा रही है, बल यानी फोर्स वो लगा रही है। तो इसमें अगली पिक्चर हम देखते हैं। चलिए पहले इसमें पिक्चर देख लेते हैं, देन हम आगे इसमें अपना डिस्कस करेंगे।
देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, जो लड़की है ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये क्या लगा रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है, एक दूसरे को क्या दे रही है, धक्का दे रही है। दूसरी पिक्चर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब आपकी अगली पिक्चर है, तो नेक्स्ट पिक्चर में जब हम देखते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, यानी जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये यानी एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर अपना खींच रही है, यहाँ पर आप जो है खींच रही है, यानी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी पिक्चर आती है बैल वाली। तो जो व्यक्ति है ये किसको, यानी जो बैल है उसको खींच रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, यानी खींचना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये खींच रहा है। और इससे पहले आपने जो दो पिक्चर आपने देखी, पुश वाली आपने पिक्चर देखी थी, अब ये पुलिंग वाली है कि खींचना, क्या कर रहा है, खींच रहा है। चलिए यहाँ पर आता है अब पहला क्वेश्चन, क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है। तो ये जो बात पूछी गई कि जो ये आपने पिक्चर देखी, तो यहाँ पर ये आदमी या गाय पर भी लागू होगी। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अननोन क्रिया होनी चाहिए। तो दो वस्तुएं हमें चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होगी तभी जो बल होता है यानी फोर्स आपका लगता है। तो इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अननोन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, फोर्स लगता है। अब आता है कि जो बलों की खोजबीन होती है, तो बलों की जो बल होता है यानी बलों की जो खोजबीन आपके होते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस आपका हो जाएगा। तो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस होता क्या है, यानी बलों की जो खोजबीन होती है। पहला पॉइंट है कोई भारी वस्तु, कोई भी भारी वस्तु आपके होते हैं, जैसे मेज हो या संदूक आपको लेना है, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। जिसे आप जोर से धकेलोगे यानी उस पर फोर्स आप लगाओगे, धक्का देना यानी किसी भी चीज़ को पुश करना, इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। इसे क्या करना है, आपको अकेले धकेलने का कोशिश आपको करना है, प्रयत्न आपको करना है। जैसे संदूक आपका होता है या फिर मेज होती है, आप से अकेले धकेलने का कोशिश आप करना है, पुश आपको वो चीज करनी है। अब है अगला क्वेश्चन, क्या पे आप इसे खिसका पाते हैं, यानी आप इसको खिसका पाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर बना कि आपने ये खिसका दिया क्या, तो इसमें पहला पॉइंट है अब अपने मित्र, जो आपका मित्र होता है या फिर किसी से आपको कहना है कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। तो क्या आप इसको खिसकाना आसान है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसी वस्तु को फिर से धकेले, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में। तो आपने देखा होगा जब दो व्यक्ति, यानी अगर जो भारी सामान आपका होता है, अगर दो व्यक्ति उसको एक ही डायरेक्शन में उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, धकेलते हैं, तो वो इजीली आपका धकेले दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप अकेले आप उसको करोगे, अगर भारी चीज आपकी होती है तो उसे आप उस पर फोर्स अगर आप लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। अगर दोनों, यानी ये आपका बॉक्स हो गया और दोनों अपोजिट टाइप यानी अपोजिट अब लगाता है, विपरीत दिशा में क्या धकेलता है, यानी आप इधर से धकेलो, वो दूसरी तरफ से आपका धकेलना है, तो वो बॉक्स क्या होगा, वो बॉक्स आपका नहीं दिखलेगा। क्या जो फोर्स आपका दोनों तरफ आपका लग रहा है। अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर देख लो। तो यहाँ पर क्या करा, यानी पहले ये अकेले इस बॉक्स को खींचा, फिर इसका फ्रेंड भी आ गया, इसका मित्र, यानी दो व्यक्ति एक ही जो आपका संदूक है, बॉक्स वगैरह होता है, इसको एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, इसको धकेल रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट इसमें हो जाएगी, ये आगे की तरफ आपका खिसक जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों एक ही संदूक में अलग अलग डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, धकेल रहे हैं। तो एक इधर से धकेला, एक यानी दोनों जो फोर्स इस पर लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, एक इधर एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं तो जो ये ऑब्जेक्ट आपका होगा ये कोई भी मोशन आपका नहीं करने का, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ से आपका लगा हुआ है, इधर से भी इधर से, यानी लेफ्ट राइट आपका दोनों तरफ से क्या लगा हुआ है, फोर्स आपका लग रहा है। अब चलते हैं, तो ये आप खिसकना आपका नहीं होगा, यानी ये खिसकेगा आपका नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट। अब इसमें कि अब उसी वस्तु को आपको आप मित्र से कहिए कि उसे विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन से धकेलना है। अब आता है क्या वस्तु गतिमान होती है, जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होगी उसमें कोई मोशन होगा, कोई गति उसमें होती है। तो पहला पॉइंट है इसमें, यदि यह गति में आती है, यदि ये मोशन में आ जाएगी तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। अगर ये मोशन में आती है तो इसकी जो डायरेक्शन होते हैं वो आपको नोट करने है कि वो किस डायरेक्शन में आपकी गई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है। अगर सेम फोर्स हम लगाते हैं, यानी जितना जो फोर्स है वो दोनों जो बंदे हैं, यानी उसका फ्रेंड है
राम और श्याम आपके हैं, आपने एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए राम और श्याम है, अगर ये इक्वल पोजीशन में इक्वल जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका खिसकेगा नहीं। लेकिन अगर राम ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो जिस साइड में राम जो फोर्स है वो लगा रहा है उस तरफ जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका खिसकेगा। अगर श्याम ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो श्याम की तरफ वो आपका खिंचेगा। अगर जो फोर्स है दोनों सेम क्वांटिटी में आपका लगा रहा है यानी सेम जो होता है फोर्स जो बल होता है वो लगा रहा है तो वो आपका जो बॉक्स होगा वो खिसकेगा नहीं। अब है आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है कि क्या आपने कभी रस्सा करी का खेल खेला है। खेल जो रस्सी करी होता है उसका खेल आपने कभी देखा है। तो इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचते हैं। जैसे आपने रस्सी वाला गेम आपने देखा होगा जिसमें दो टोलियां आपकी बनी होती है और बीच में एक पॉइंट आपका रहता है। तो कुछ यानी दो तीन फ्रेंड आपके इस साइड रहते हैं लेफ्ट साइड, दो तीन फ्रेंड आपके राइट साइड आपके रहते हैं। तो दोनों क्या करते हैं जो रस्सी होती है आपकी उसको पुल करते हैं यानी उसको खींचते हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी अपनी जो डायरेक्शन होती है उसमें खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खींच सकता, कभी कभी कैसा होता है जब फोर्स इक्वल अमाउंट में आपका लगता है इक्वल आपका लगता है तो तब क्या होता है जो रस्सी होती है वो आपके खिसकेगी नहीं। लेकिन जिधर भी आपका ज़्यादा फोर्स आपका लगता है वो रस्सी उधर की तरफ आपकी खिंच जाती है। अब है आपका क्या यह चित्र दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। जो चित्र आपको दिखाया गया है ये दर्शाई गई जो सिचुएशन होते हैं उसके समान नहीं है। पहला पॉइंट है कि जो टोली अधिक जोर से खींचते हैं अर्थात अधिक बल लगाती है अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये आपने भी गेम अपना खेला होगा। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाता है। ये जो उदाहरण आपने देखे एग्जाम्पल देखे तो ये फोर्स के बारे में आपको क्या सुझाते हैं, क्या इसके बारे में आपको बताते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं। तो इससे पहले एक बार जो रस्सी वाला आपका गेम होता है उसकी पिक्चर देख लेते हैं कि किस तरह आपका होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये गेम आपने ये एक पॉइंट बन जाता है। इधर भी तीन बंदे लगे हुए हैं इधर भी तीन बंदे आपके लगे हुए हैं। दोनों क्या यानी दोनों आप अपनी तरफ क्या कर रहे हैं अपनी अपनी टोली आप यानी जो टोलियों में जो मेंबर है आप अपनी तरफ इस रस्सी को खींच रहे हैं। तो जिधर भी ज़्यादा फोर्स आपका लगेगा उधर की तरफ जो रस्सी होगी यानी वो खींचेगी और जो आप ही क्या हो गए विजय यानी आप विजेता हो जाएंगे। तो ये आपका होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट आता है ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं। तो ये बल के बारे में सुझाएंगे क्या। पहला पॉइंट है किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। तो किसी भी वस्तु पर जब हम एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में हम जैसे हम सीधे अपना चला है इस तरह आप चल रहे हैं यानी सीधे चलेंगे तो सीधे यानी सीधे अगर चले तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी या इस पर आपके बल जो होंगे वो जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप में जब आप तक तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में आपने धकेला था तो क्या हुआ था यानी वो आपका खिसक रहा था। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करता है तो इस पर लगने वाला कुट नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाता है। अब है अगला पॉइंट क्रियाकलाप में जब आपने जो क्रियाकलाप का एक्सपेरिमेंट किया है तो इसमें जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था या तो जो संदूक होता है वो कांस्टेंट आपका रहता है यानी उसमें कोई भी मोशन आपका नहीं दिखता। लेकिन जिधर से भी आपका ज़्यादा फोर्स लग जाएगा वो उसी डायरेक्शन में आपका मोशन करना शुरू कर देता है। तो स्मरण आपको कीजिए कि रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टोले रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचते हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा छोटा या बराबर हो सकता है। जो बल होगा या तो वो बड़ा होगा छोटा होगा या फिर इक्वल आपका रहता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। जिसमें जो बल होता है जो फोर्स होता है वो कार्य आपका करता है। तो यह भी याद रखिए यदि लगाए गए बल की जो दिशा होती है जो डायरेक्शन होती है या जो रिजल्ट होता है उसमें परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है, इसका इफेक्ट भी आपका चेंज हो जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा शून्य आपका हो जाएगा। तो सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। तो नेट बल के कारण ही आपका ये होता है। अब है अगला पॉइंट कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है। कि रबड़ जैसे रबड़ की एक गेंद आपको लेनी है तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर आपको रखनी होगी।
अब है कि अब गेंद को धीरे से आपको समतल सतह पर धक्का दीजिए। फिर क्या करना है, जो प्लेन सरफेस आपका होता है वहां पर आपको ये पुश करनी है, यानी इसको धक्का देना है। क्या करना है, पुश करना है, धक्का देना है। क्या गेंद में गति, जो गेंद होती है वो गति में आ जाती है। गतिशील गेंद को फिर से आपको हो जाए, नहीं जो गेंद है उसमें मूवमेंट आ गई, मोशन उसमें हो रहा है, तो उसके बाद क्या करना, मोशन के साथ साथ फिर से उसको आपको धक्का देना है, पुश उसको करनी है। क्या इसकी चाल से में कुछ परिवर्तन होता है या बढ़ती या घटती है, तो इसकी जो चाल होती है वो आपको देखना है कि इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, ये घट रही है या फिर बढ़ रही है। तो अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए, जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श कर हथेली को हटा देगी, तो क्या करते हैं, वो हथेली जो होती है उसको हटा लीजिए। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है, गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या यह बढ़ती है या घटती है। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका बना कि जैसे आपकी जो हथेली है वो गेंद पर कोई भी बल लगाते हैं, कोई भी उस पर फोर्स लगाया, गेंद जो थी बॉल थी, तो गेंद की चाल पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। इसकी जो चाल होगी, इसकी जो मूवमेंट थी, मोशन था, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा, तो उस टाइम पर आपका क्या होगा, ये भी आपका क्वेश्चन बना कि उस टाइम पर होता क्या है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। खिलाड़ी क्या होता है, जो गेंद होती है उस पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, जैसे ही यानी जब तक वो जो गेंद थी उस पर किक नहीं लगी, यानी वो आपकी जो बॉल है इस तरह आपकी रखी है, जब तक हम इस पर लात जो होता है यानी अपना पैर नहीं मारेंगे या किक इस पर जो अपना बैट होता है बैट से नहीं खेलेंगे, तो ये कैसी, यानी ये रेस्ट पोजीशन में आपकी होती है, विराम अवस्था में आपकी होती है। अतः इसकी चाल शून्य थी। इसकी जो चाल होती है वो कैसी होती है, शून्य होती है, जीरो आपकी होती है। इसमें कोई भी जो चाल होते हैं यानी मोशन, इसमें कुछ भी आपका नहीं होगा। लगाए गए बल ने गेंद की गोल को और गति प्रदान की, जो इस पर हमने फोर्स लगाया, तो जैसे ही हमने इस पर किक मारी तो किक मारने के साथ क्या होगा, जो गेंद की जो मोशन था यानी गेंद को क्या मिल गया, मोशन आपका मिल जाएगा, और मोशन मिलते ही ये क्या करेगी, यानी मूवमेंट इसमें आपकी होना शुरू हो जाएगा। तो गेंद की गोल की ओर गति प्रदान की। अब आता है अगला पॉइंट कि मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। आपने जैसे देखा होगा जब आप बैट बॉल आप खेलते हो या फिर जो फुटबॉल आप खेलते हो, तो फुटबॉल खेलते टाइम आप जब फुटबॉल होता है, फुटबॉल में किक मारता है, किक मारने के बाद जो गोलकीपर आपका होता है, तो गोलकीपर क्या करता है, या तो वो उसे जो गेंद है यानी गोल होने से बचाने के लिए क्या करता है, गेंद जो होता है उस पर झपट्टा मारता है, यानी उछलता है, या फिर उसको झपट कर यानी गोल होने से उसे बचाना है। उसका मेन टारगेट क्या रहता है कि गोल ना होए, तो इसलिए क्या करता है, या तो उसको गेंद को झपटता है या फिर उछलता है, जिससे गेंद जो होता है वो पकड़ना चाहता है या फिर गोल होने से उसको बचाता है, दूसरी डायरेक्शन में क्या करता है, उसको धकेल देता है। तो ये आपका जो गोलकीपर होता है वो आपका काम करता है। तो अब है आपका अगला पॉइंट कि इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जो गोलकीपर आपका होता है, जो मूवमेंट यानी जो मोशन वाली जो बॉल होती है उस पर फोर्स लगाने की वो कोशिश करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करने की भी वो कोशिश करता है। तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है। तो उसके द्वारा ये जो वो बल गेंद पर लगा रहा है, बॉल पर लगा रहा है, वो किस लिए लगा रहा है, यानी उसकी जो मोशन होता है उसको रोकने के लिए वो करता है, या विक्षेपित कर सकता है, या फिर उसको क्या विक्षेपित यानी उसको दूसरी डायरेक्शन उसको देता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। जो गोलकीपर आपका होता है, अगर वो गेंद आपकी होती है, जो बॉल आपकी होती है, उसको गोल होने से यानी जो टारगेट होता है जहां पर आपकी जो बॉल होती है वो जानी होती है, गोलकीपर क्या करता है, उसको अगर गोल होने से बचा लेता है तो जो गेंद होती है, जो बॉल आपकी थी, वो किसकी जो मोशन होती है, जो स्पीड होती है, वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाती है। तो वो जो मोशन होता है, जो मूवमेंट उसकी है, वो जो मोशन है वो कैसी हो गई, आपकी जीरो हो जाती है। अब है आपका यह परीक्षण सुझाता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। जैसे ही हम कोई भी वस्तु है उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, जो कोई भी वस्तु जो मोशन आपकी कर रही है उसकी क्या होती है, जो डायरेक्शन होती है उसमें चेंज आ जाती है, डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। यदि नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है, तो क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या है कि अगर जो हमने बल लगाया है
जिस भी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, अगर हम उसी जो गति होती है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वस्तु की चाल क्या होगी, बढ़ जाते हैं। वस्तु की जो स्पीड होती है वो क्या यानी बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पर क्या होता है, फोर्स लगाने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसकी स्पीड कैसी हो जाती है, बढ़ जाएगी। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में हम उस पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, कोई भी वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है, तो उसकी चाल कैसी हो जाएगी, कम आपकी हो जाएगी। यानी ये आपकी चीजें हैं, यानी ये आपके इस तरह आपकी यानी सीधे आपकी चल रही है और इसी दिशा में क्या लगा, हमने फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया, तो इस पर क्या होगा, इस पर जो आपकी गति होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट आपका है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है आपका सीधे, लेकिन हमने अपोजिट साइड से इस पर फोर्स लगा दिया तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो कैसी हो जाएगी, मूवमेंट में इसका आपका जो मूवमेंट होगी वो कम हो जाएगी। यानी जो स्पीडली आपकी चल रही थी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो चाल हो जाती है वो कम हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट आपका, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर को चाल क्यों बढ़ जाती है। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। ज्ञात आपको करना है, क्या करना है, इसमें आपको ज्ञात यहाँ पर करना है। जैसे आपने देखा होगा या आपने जो बचपन में टायर जो होते हैं यानी रबड़ वाले जो टायर होते हैं, साइकिल के जो टायर आपके होते हैं, तो साइकिल का जो टायर रबड़ वाला होता है वो चलाते हुए आपने देखा होगा तो वो घेरा से को जब हम चलाते हैं तो क्या यानी इसमें रेस भी हम लगाते हैं। जैसे साइकिल की रेस होती है या फिर अदर जो व्हीकल होता है उनकी रेस आपकी लगती है, तो उसमें क्या होता है, जब हम घेरे को यानी कंपटीशन आपका चला होता है, जब आप दौड़ उस लगाते हो उस तरह क्या होता है, इसमें आप तेज चलाने की होड़ लगी रहती है। तो जब हम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं यानी टायर को एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो यहाँ पर चाल आपकी बढ़ती है। ये अब जो पहेली थी उसको समझ में आ गया। और अब पहेली जो है वो जानने के लिए उत्सुक है कि जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो लगाने से केवल वस्तु की जो चाल होती है, वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड में ही परिवर्तन होता है, या ये भी हमें ज्ञात करना है। तो एक गेंद आपको लेनी है, इसके लिए क्या करना है, एक गेंद आपको लेनी है, इसे क्रियाकलाप की भांति किसी समतल सतह पर आपको रखना है। जैसे समतल सतह आपकी क्या होती है, जो प्लेन आपकी रहती है, समतल यानी प्लेन आपका होता है, तो प्लेन सरफेस पर आपको वो रख देनी है। अब है अगला पॉइंट कि गेंद को धक्का देकर चलिए, फिर गेंद को आपको क्या करना है, धक्का आपको दे देना है। अब जो पिक्चर है उसमें अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना आपको रखना है, पैमाना या स्केल आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे और जैसे ही बल आपका लगेगा, क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती है, तो जो गेंद होगी उसी डायरेक्शन जो होते हैं उसी दिशा में वो मोशन करेगी। तो इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखें कि एक गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। तो प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात क्या होता है, गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रश्नों यानी जो मूवमेंट होता है वो आपकी चेंज हो जाती है। अब कुछ उदाहरणों और पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, जो अपना शॉट होता है वो खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बैडमिंटन आप खेलते हो तो बैडमिंटन में जो चिड़िया आपके होते हैं, ये जिसे चिड़िया आप बोलते हो, तो उसमें क्या होता है, जब दो आपके बैट्समैन होता है यानी जो बैडमिंटन वाले खेलने वाले होते हैं, दो व्यक्ति आपके हैं, तो एक इधर की तरफ से उसमें चिड़िया में मारता है, दूसरा इधर की तरफ अपने जो चिड़िया में मारता है। तो दोनों जब एक दूसरे यानी उस पर क्या जो फोर्स लग रहा है अपोजिट आपका लग रहा है, यानी दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, अपोजिट आपके लग रहे हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है जो चिड़िया होती है, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन अपना करती है। वो दूसरी डायरेक्शन में जब जो दूसरा बंदा होगा वो दूसरी डायरेक्शन में उसको मोशन कराता है, तो इसमें क्या होता है, यानी उसका जो बैलेंस होता है वो बना आपका रहता है। दोनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स आपका लग रहा है। अब आता है अगला पॉइंट आपका कि इन स्थितियों में जो ये सिचुएशन आपने देखी, इनमें गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है। तो आपने देखा जो गति यानी जो गेंद थी, जो बॉल थी, उसके जो मोशन होता है उसमें कोई भी जो डायरेक्शन होती है, दिशा है, उसमें कोई परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो पहला पॉइंट है कि इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। तो इस
सारे एग्जाम्पल जो हमने देखे यहाँ पर देखा कि अगर हम किसी भी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स, कोई भी जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर वो गतिशील है, वो मोशन कर रही है, मोशन करते टाइम क्या होता है, उसकी जो चाल होती है, और मोशन के टाइम पर अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, और जो उसकी मोशन की जो स्पीड रहती है, यानी जिस भी गति से वो मोशन कर रही है उसमें भी क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है उसमें वो कम और बढ़ा आपकी जाती है। ये आपका ये डिपेंड किस पर करता है कि आप जो फोर्स है वो किस साइड आप लगा रहे हैं, अपोजिट लगा रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं। पहला पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर, अतः बल जो होता है वो बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। तो हम फोर्स लगाकर कोई भी जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है, उसकी जो मोशन होता है तो मोशन की स्टेज में हम चेंज ला सकते हैं। पहला पॉइंट है गति की अवस्था। जो गति है उसकी अवस्था के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो गति की अवस्था कैसी होती है, गति की अवस्था, तो गति की अवस्था यानी यहाँ पर हम स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन आपका होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रहता है तो उसका जो मोशन होता है, जिस भी मोशन में यानी जिसमें भी वो गति करे, यानी वस्तु की जो गति होती है उसकी जो अवस्था होती है, स्टेज होती है, उसका जो वर्णन या डिस्कस है, उसकी जो चाल होती है, जो उसकी स्पीड होती है या फिर उसका जो मोशन है उसके डायरेक्शन से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था मानी जाती है। यानी जैसे अब एक आप क्या है, यानी आप कहीं पर भी खड़े हो या बैठे हो, कोई आपके जो बॉडी होती है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, रेस्ट पोजीशन आपकी होगी। या फिर जैसे आप क्या करते हो, यानी आप कोई भी स्थान पर आप बैठ गए हो, कोई भी स्थान है जहां पर आप बैठे हुए हो, तो उस टाइम पर जो आपकी चाल होगी, जो स्पीड आपकी रहती है वो कैसी रहेगी, यानी अब आप क्या हो, रेस्ट पोजीशन में आप हो, आराम अवस्था में आप है। जैसे नाइट के टाइम पर आप क्या करते हो, सो जाते हो, यानी सोते हो, तो उस टाइम पर आपकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी रहती है, यानी ये आपकी रेस्ट पोजीशन आपकी होती है, यानी आराम वाली जो पोजीशन होती है, रेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पर जिसी तरह आपकी क्या होती है, जो गति होती है, जो मोशन है, वहाँ पर जो उसकी स्पीड होती है वो भी शून्य आपकी कहलाती है अगर वो रेस्ट पोजीशन में होती है, विराम अवस्था में होती है। ऑब्जेक्ट आपका जैसे कहीं पर भी आपने बॉल रख दी तो उस टाइम पर उसमें अगर कोई भी मोशन नहीं होता है, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो वो आपकी रेस्ट पोजीशन पर आपकी बोली जाती है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है या तो वो विराम अवस्था में यानी रेस्ट पोजीशन में आपकी हो सकता है, या फिर वो मोशन में हो सकता है, जो उसमें मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो दोनों ही क्या होता है, इसमें गति की अवस्थाएं आपके होते हैं, दोनों ही क्या है, गति की अवस्थाएं होती है, मोशन आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन बना कि क्या इसका अर्थ यह है। तो इसका जो अर्थ होगा, जो मीनिंग होगा कि बल लगने पर, अगर हम किसी भी चीज पर बल लगाते हैं तो बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। इसका अब हम पता लगाएंगे। तो अगर बल हम किसी भी वस्तु पर लगाते हैं तो वो सदैव क्या रहता है, यानी उसकी जो गति है उसकी अवस्था में हमेशा ही चेंज होगा। इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है, यह हमारा सामान्य अनुभव है। यह हमारा यानी सामान्य सा अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं, एक भारी संदूक आपका होता है, यानी एक बॉक्स होता है, जैसे आपके घरों में जो संदूक होता है उसकी बात हम कर लेते हैं, तो वो भारी संदूक है जिसमें सामान जो होता है वो भरा हुआ आपका है। तो आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। अगर आप उस पर सारा यानी जितना आप बल लगा सकते हो, फोर्स आप उस पर लगा सकते हो, तो उतना आपने फोर्स लगा दिया, जब भी उसमें मूवमेंट आपकी नहीं होगी, मोशन आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यानी ऐसा आपका बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम उस पर जितना भी फोर्स लगा दे, यानी ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है, वो आपका मोशन नहीं करती है। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके चारों ओर क्या होते हैं, आपके घरों में जो दीवार होती है, वॉल आपकी होती है, वॉल पर आप कितना ही ज्यादा आप फोर्स लगा लोगे तो जो वॉल होते हैं, जो दीवार होते हैं, आप उसको खिसका नहीं सकते हैं, वो आपकी धकेलेगी नहीं। तो एक नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है अगला कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो बल जो होता है, क्वेश्चन बना कि जो बल है वो कोई भी जो वस्तु होती है उसकी जो आकृति
होती है, जो शेप होती है उसमें क्या करता है, परिवर्तन कर सकता है, यानी चेंज वहाँ पर कर देगा। तो यहाँ पर आता है, चलिए पहला कि वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो क्या से पहला पॉइंट आता है कि स्थिति का वर्णन, दूसरा है कि बल आपको कैसे लगाना है, बल का प्रभाव यानी बल का इफेक्ट कैसा पड़ता है, गति की अवस्था में परिवर्तन होगा या फिर आकृति में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा, यानी जो आटा यानी खाने, जब आप रोटी बनाते हो तो रोटी से पहले क्या करते हो, रोटी बनाने से पहले आप आटा गूंथते हो। आटा गूंथते हो तो आटा, जैसे आपने आटा गूंथ लिया, परात ले लिया या फिर थाली आपने ले ली या प्लेट वगैरह आपने, उसमें आटा जो होता है वो आपने गूंथा है। तो आटा जब आपने वहां पर गूंथ लिया तो गूंथने के बाद यानी इस पर जब बल लगा, तो बल कैसे लगाएंगे इसमें पूछा गया है। तो हाथ से नीचे की ओर दबाने पर, हाथ से क्या करेंगे, जैसे हम जो आटा होता है वो अपना जो आटा जो होता है गूंथते हैं, तो गूंथने के टाइम पर क्या करते हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, तो जो ये हाथ होता है तो क्या करते हैं, हाथ को हम नीचे की ओर उसमें दबाते हैं, यानी नीचे की ओर दबाना। तो ये जो नीचे की ओर दबाना होता है, इसमें जो गति होती है, गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं। तो गति की अवस्था में आपका परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ साथ जो उसकी आकृति होती है, जो शेप होती है, उसमें आपका चेंज होता है। तो आकृति में परिवर्तन होता है। पहला जो आटा था वो कैसा था, तो आटा जब हम गूंथते हैं तो गूंथने के टाइम पर जो आटा था हमने वो क्या कर लिया, यानी जब आटा हम पानी से मिलाकर क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं, तो उसकी जो शेप होती है, जो आकृति होती है, उसमें परिवर्तन आपका आ जाता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट कि साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, जो साइकिल की गद्दी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो साइकिल की गद्दी होती है, तो उस पर जो सीट यानी गद्दी जो है, तो गद्दी क्या होती है, गद्दी में जो लगी कमानी होती है, यानी सीट आपकी, यानी सीट जिस पर आपकी लगी होती है उसकी बात आपकी की गई है। तो गद्दी पर बैठकर, जब आप गद्दी पर बैठते हो तो गद्दी पर बैठकर तो उसमें जो गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, तो जब जो गति होती है, मोशन होते हैं, उसमें आपका परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, आकृति में परिवर्तन आपका होगा। जो आकृति है, जो शेप होती है, वो आपकी नीचे की ओर आपकी दब जाती है, तो इसमें भी आपका परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला। तो जैसे आपका जो कील आपके घरों में लगी होती है, खुंटी वगैरह आपकी लगी होती है, तो वहां पर कील से लटका रबड़ का छल्ला आपने लटका दिया। जैसे रबड़ आपका होता है तो रबड़ का छल्ला यहाँ पर आपने लटका दिया। तो एक बार लटका कर या इसके स्वतंत्र सिर को खींचकर, यह सिरा होता है उसको आप खींचोगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो उसको आप खींचोगे तो खींचने के बाद उसकी गति में क्या हो रहा है, चेंज आपका हो रहा है। पहले वो छोटा था, जैसे ही आप उसको खींचोगे तो जैसे आपका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आप खींचते हो तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसी तरह जो बैंड आपका होता है, रबड़ होता है, वो भी आपका बढ़ जाता है। तो इसकी जो शेप होती है, तो इसकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा, उसके साथ साथ इसकी आकृति भी आपकी बदल जाती है। नेक्स्ट आता है, दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना। तो दो ईंट आपकी है, तो दो ईंट पर आपने या तो प्लास्टिक या फिर जो धातु का पैमाना आपने रख दिया। तो यहाँ पर स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर, तो स्केल के बीचों बीच क्या करना है, स्केल जो होता है उसके बीचों बीच आप एक भार रखकर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके साथ साथ आकृति में आपका परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें गति का इसमें आपका परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो शेप में होता है, आकृति में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता। चलिए ये आपका पॉइंट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जब आप अपनी हथेली के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गुथे आटे की लोई, जो गुथा हुआ आटा है, उसकी लोई पर बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आपने हथेली, जो आपकी हथेली होती है, पम आपके होते हैं, तो जब हथेली आपके होते हैं, ये हथेली आपकी है, तो इस पर आपने जो पाम्स आपकी होती है, हथेली होती है, तो हथेली के बीच जैसे आपने जो गुब्बारा होता है फुलाते हो, जैसे फंक्शन वगैरह आपका होता है, बर्थडे वगैरह आपका होता है, वहाँ पर आप गुब्बारे फुलाते हो, तो गुब्बारे जो फूला हुआ गुब्बारे को आप रखकर वहाँ पर हथेली पर दबाते हो, तो उस टाइम पर पूछाएगी क्या होता है। जैसे ही आप हथेली पर रखकर उसको दबाओगे तो क्या होता है, वो आपका उस पर फोर्स लगने के बाद क्या होता है, वो आपका पिचक सा जाता है। क्या होता है, पिचक यानी अंदर की तरफ को होता है। और ऐसे ही जैसे गुथा हुआ आटा आपका होता है, उसकी लोई को बेल कर जब आप
बनाते बनाते तो उसकी आकृति पर क्या होता है, प्रभाव आपका, यानी आकृति, यानी जैसे आपका जो आटा होता है वो गुथा हुआ होता है, उसके बाद आपने लोई बनाई, लोई आपकी इस तरह होती है, फिर आप उसको बेलन से बेलते हो, तो बेलन से जैसे यहाँ पे ये आपकी गोल, तो इस पर क्या, ये रोटी आपकी बड़ी हो जाती है, तो इसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस पर इफेक्ट आपका बड़ा, शेप में आपका चेंज हो गया। जब आप मेज पर रखी कोई भी रबड़ की गेंद होती है, रबड़ की गेंद होती है, तो उसको दबाते हैं तो क्या होता है, तो रबड़ की गेंद को जब हम दबाते हैं तो उस पर क्या होता है। चलिए अब इसका देखते हैं। पहला पॉइंट है कि इन सभी उदाहरणों में आपने देखा है कि वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, तो शेप में आपका चेंज होता है। उपयुक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल है क्या। तो पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति में ला सकता है। कोई भी वस्तु अगर रेस्ट स्टेज में आपकी होती है, रेस्ट में है, तो उसमें मोशन हो जाता है, वो मूवमेंट करती है। गतिशील वस्तु की चाल में भी परिवर्तन हो सकता है। जो गतिशील है यानी जो मोशन कर रही है, स्पीड में आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो स्पीड होती है उसमें आपका चेंज हो जाता है, या तो वो स्लो हो जाते हैं या फिर आपका वो स्पीडली हो जाती है। ये डिपेंड करता है आप फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाते हो। पहला पॉइंट है कि गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, इसके साथ साथ वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी आकृति में भी परिवर्तन ये ला सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती। कोई भी वस्तु अगर हम उस पर, जैसे गेट आपका होता है, गेट आपका बंद है, अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे यानी उसे पुश या फिर आप पुल नहीं करते तो क्या होगा, जो गेट होगा वो आपका खुलेगा नहीं। तो इसी तरह आपकी बात है, तो अपने आप दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकता तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो जब आप उस पर बल लगाओगे तभी उसमें कोई ना कोई चेंज आपका आता है। अब आता है कि संपर्क बल आपका कौन सा होता है, या फिर पेशीय बल। संपर्क बल है क्या, अब हम बात करने वाले हैं संपर्क बल जो होता है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, या फिर पेशीय बल आपका होता है मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स, मस्कुलर। तो क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर धकेल या उठा सकते हैं, तो बगैर, इसमें पूछा गया है कि बगैर छुए, कैसे, यानी बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं। तो पहला पॉइंट सामान्यतः जनरली है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी वस्तु पर बल, फोर्स लगाना है, बल आपको लगाना है, तो बल लगाने के लिए आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो शरीर है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होता है, उसके साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। क्या होगा, कॉन्टैक्ट। जैसे आपके जो फैमिली मेंबर है, कोई आपका रिलेटिव्स है, यानी आपके दोस्त का फ्रेंड आपका है, सिंपली आपने समझा। सिंपली इसे सबसे अच्छा समझने का तरीका है, आपके भाई या फिर आपकी यानी आपके फ्रेंड का फ्रेंड आप मान लीजिए, ठीक है। तो उस तरह अगर आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, तभी तो आप उससे कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, या फिर उसको मैसेज कर सकते हो। अगर उसका आपके पास कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होगा तभी, या फिर वो आपको जानता हो तभी आप उससे कॉल मैसेज कर सकते हो। ऐसे अननोन नंबर से, जैसे आपका अननोन नंबर के साथ तो आप अपना जो है बातचीत नहीं करोगे, यानी जब उसे आप जानोगे नहीं, उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तो एक का जानना भी आपका जरूरी होता है। अगर आप उसके बारे में उसे जानते हो और वो आपको नहीं जानता, तो आप उसको बता सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे उसका रिलेटिव्स हूँ, या उसकी बहन हूँ, उसका भाई हो, इस तरह आप बता सकते हो। तभी तो आप उससे कॉन्टैक्ट, यानी उससे बातचीत आप कर सकते हो, बातचीत बढ़ा सकते हो। तो इसी तरह क्या है, कोई भी जो वस्तु आपकी होती है, कोई भी वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट आपका होता है, अगर आप उस पर फोर्स आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी का कांटेक्ट होना उस वस्तु के साथ ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपकी वस्तु के साथ कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट आपका ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपका कांटेक्ट हो, यानी कि आप उसे हाथ से पकड़ो या फिर उसको धकेलो, उसके साथ साथ आप कोई जो वस्तु, यानी छड़ी होती है, छड़ी की हेल्प से, यानी छड़ी से भी आप वस्तु को उठा सकते हो, घेर सकते हो, धकेल सकते हो, या फिर रस्सी से बांध सकते हो। तो उसमें जो फोर्स आप लगा रहे हो, यानी कांटेक्ट होने की बात इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि कांटेक्ट होगा तभी। तो अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा तभी हम उससे बातचीत कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड के फ्रेंड से, या फिर अदर जो होता है रिलेटिव्स जिससे हम
बात करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर की वजह से हम उससे बात कर सकते हैं। तो अब आता है अगला पॉइंट आपका, जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं, जैसे आपका जो विद्यालय यानी स्कूल का जो आपका बैग होता है उसे आप धकेलते हो, पुश करते हो, या फिर पानी को जो बाल्टी होती है उसको उठाते हैं, तो बल कहाँ से आता है? तो जब पानी की बाल्टी को आप उठाते हो तो जो फोर्स होता है, जो बल है, वो कहाँ से आया, ये इसमें पूछा गया है। तो जो बल आप लगाते हो वो कहाँ से आता है? अब हम पहला इसमें अगला टॉपिक आता है पेशीय बल। जो पेशीय बल होता है, जो मस्कुलर बल आपका होता है, पेशीय बल, यहाँ पर बात करेंगे कि पेशीय बल जो होता है यानी जो मस्कुलर फोर्स आपका होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। जो हमारे बॉडी में जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती है, क्या होती है? जो मसल्स होती है, तो मसल से क्या आता है? मस्कुलर जो फोर्स होता है ये मसल्स से आपका आता है, यानी मसल्स द्वारा लगाता है, और हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। जो पेशीय बल होता है, जो मस्कुलर फोर्स आपका होता है, यही हम जो एक्टिविटी करते हैं उसके योग्य हमें बनाता है। इन क्रियाकलाप में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित आपका होता है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। जैसे आपने डाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा था, जब डाइजेशन सिस्टम आपने पढ़ा था, वहां पर देखा था जो भोजन आपका पचता है तो पाचन प्रक्रिया में क्या होता है, जो भोजन आहार आपका होता है, जो फूड आप खाते हो, तो वो जो नाल होते हैं, जो ट्यूब है, ट्यूब में क्या होता है, आगे की ओर आपका धकेला जाता है, पुश किया जाता है। अब है आपका अगला यहाँ पर कोई नेक्स्ट आता है, क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल कहते हैं? तो जो खाने को धकेला जाता है, तो जो प्रोसेस आपने देखा इसी को क्या होता है? पेशीय बल आपका बोला जाता है, मस्कुलर फोर्स यहाँ पर बोला जाता है। पहला पॉइंट है कि आप यह भी जानते हैं कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है, जैसे हम जो सांस लेते हैं, जो सांस हम लेते हैं, क्या लेते हैं? श्वसन हम करते हैं, सांस लेते हैं। तो जो फिजिकल जो इसमें श्वसन प्रक्रिया होती है, श्वसन जो प्रक्रिया होती है, वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम जो वायु अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो एक बार हम O2 जो होते हैं अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, तो इस टाइम पर जो लंग्स हमारे होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो सिकुड़ना कैसे होता है? यानी सिकुड़ना होता है आपका कैसे? यानी जैसे आपका कोई भी जो चीज़ आपकी, यानी आपने फ्रेश सब्जी आपने लेके और दो दिन बाद उसको बनाया, तो सब्जी भी क्या होती है आपके सिकुड़ से जाते हैं। या फिर जो आपकी सर्दियों में विंटर में क्या होते हैं, जो आपकी स्किन होती है वो सिकुड़ से जाती है, क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाती है। तो और फिर क्या होता है, गर्मी के टाइम पर आप देखते हो ये जो स्किन होती है वो आपकी फैलनी सी रहती है, यानी इसमें सिकुड़ना और फैलना आपका होता है। अब है आपका अगला पॉइंट कि श्वसन क्रिया जो होती है, श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित होती है? तो ये मसल जो होते हैं वो कहाँ पर स्थित है? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं? तो पहला पॉइंट है, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधा तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका कि इन कार्यों को करने के लिए जो ये कार्य करते हैं, तो इन कार्य को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जो मस्कुलर फोर्स होता है उसका यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जाता है, जो मस्कुलर फोर्स आपका होता है वो तभी लगाया जाता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। जो पेशियां होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होती है, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कांटेक्ट फोर्स आपका बोला जाता है। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है? आइए पता करें। तो अन्य प्रकार के, जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम में आप फंस गए हो और फंसने के बाद आप किसी को कांटेक्ट करते हो, तो जो कांटेक्ट जिसको आपने किया है उसे आप जानते होगे, तो जब उसे जानते होगे तभी तो वो आपकी हेल्प करेगा या फिर किसी और को वहां पर भेजेगा आपकी हेल्प के लिए। तो जब आप दोनों में कांटेक्ट होगा तभी तो आपने उसको कॉल किया है, मैसेज आपने किया है। तो इसी तरह आपका क्या होता है, ये कांटेक्ट फोर्स आपका कहलाता है। जब जो बॉडी होती है, तो बॉडी जो मस्कुलर होती है, यानी जो मस्कुलर आपका है, तो मसल जो होती है वो किसी के कांटेक्ट में आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तभी अपना जो बल है, फोर्स होता है वो लगाता है, और इसी को आपका कांटेक्ट फोर्स आपका बोला जाता है, संपर्क बल यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट है घर्षण। घर्षण होता क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं कि घर्षण जो है, कि घर्षण होता क्या है। घर्षण यानी फ्रिक्शन आपका होता है, किसी चीज का घर्षण यानी फ्रिक्शन करना। क्या करना? फ्रिक्शन करना।
जैसे अपने अनुभव, कुछ अनुभव को यहाँ पर याद कीजिए। फर्श पर लुढ़काने वाली जो गेंद थी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। तो फर्श पर हम जो गेंद को लुढ़का रहे थे उसे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीमी आपकी हो जाती है। उसकी जो मोशन था उसकी मोशन में कमी आ जाती है और अंत में वो स्टॉप हो जाती है, यानी रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब आप पैडल मारते हो, सबसे मैं जो अच्छा एग्जांपल है, जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते चलाते जब आप पैडल को चलाना बंद कर देते हो तो आपकी जो साइकिल की स्पीड होती है वो भी धीरे धीरे करके धीमी होती है और अंत में क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे ही हम जो पैडल होता है दोबारा वहां पर मारते हैं तो पैडल मारते हैं, हमारी जो साइकिल होती है उसमें क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है और वो फिर से चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही आपका पॉइंट है, जो फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण आपका होता है। अब है कोई कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। जैसे आपने देखा होगा कार या स्कूटर आपका होता है तो उसका जो इंजन होता है अगर हमने उसे बंद कर दिया तो बंद करने पर कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, वो भी आपका रुक जाता है। वो कार या स्कूटर आपका मोशन नहीं करती, मूवमेंट आपकी नहीं करेगी। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो नाव होते हैं, यानी जब हम नाव में जाते हैं तो नाव में जो खेवे होते हैं, यानी जो नाव वाले होते हैं, नाव खेवा, तो वो क्या करते हैं, नाव में एक जो खेवा होता है वो अपना चलाते रहते हैं। जब उसमें वो बंद कर देते हैं जो खेना, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद, कुछ दूर तक तो वो चल देगी, उसके बाद जो नाव होते हैं वो भी बंद हो जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? तो इस प्रकार के कुछ और अनुभव यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगना प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इन स्थितियों में आपने क्या देखा, इन स्थितियों में, इन सिचुएशन में आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु होते हैं, इसमें यहाँ पर कोई भी फोर्स आपका नहीं लग रहा है, फिर भी ये अपना जो चाल होती है, जो इनकी स्पीड होती है, वो धीरे धीरे कम कर देती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है, यानी रेस्ट पोजिशन में आपकी आ जाती है। एंड एट द एंड क्या होता है, ये रेस्ट पोजिशन में आपकी आ जाती है, आराम में आपके आ जाते हैं। विराम अवस्था होती है जिसमें ये कोई भी मोशन आपका नहीं करती, कोई भी मूवमेंट आपका नहीं करती है, कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है कि इनकी जो गति थी, इनकी जो गति है, जो मोशन है, उसकी अवस्था में जो परिवर्तन है वो किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा है? तो इनमें है कि इन सभी जो एग्जाम्पल आपने देखा, इनमें वस्तुओं की गति की, जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट होता है, इनकी जो गति होती है, इनका जो मोशन है, उसकी अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल होता है। परिवर्तन यानी चेंज का जो कारण होता है वो क्या होता है, घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स आपका होता है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच जो फर्श होता है या फिर जो गेंद होता है, फर्श आपका, जैसे फर्श पर आप गेंद को लुढ़काते हो तो फर्श और गेंद की जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, उसके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन आपका लगता है, फ्रिक्शन आपका लगता है। इसे ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। तो ये क्या करता है, जो गतिशील गेंद होती है उसको विराम अवस्था में ला देता है, रेस्ट पोजिशन में आपका लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच भी घर्षण आपका होता है, फ्रिक्शन होता है, जो खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। जैसे ही खेना बंद होता है नाव आपकी रुक जाती है। अब आता है नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है कि घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। जो घर्षण बल होता है, जितने भी आपके मोशन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, सब पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होता है। तो फ्रिक्शन बल क्या होता है, अभी आपने देखा था जो फोर्स होता है वो दोनों डायरेक्शन में आपका लगता था, दोनों डायरेक्शन में आपने देखा, अगर वो सेम डायरेक्शन में लगता है तो वो क्या कर रहा था, उसकी जो स्पीड थी उसको इंक्रीज कर देता था। लेकिन जैसे ही वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता था, अपोजिट डायरेक्शन में वो उसको धीमा कर देता था या फिर उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर देता था। यहाँ पर आप जब फ्रिक्शन फोर्स देख रहे हो, घर्षण बल आप देख रहे हो, तो घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल आपको याद रखना है, जो फ्रिक्शन बल होता है, घर्षण बल आपका होता है वो सदैव ही डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगता है, विपरीत दिशा में आपका लगेगा। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, अगर वो लेफ्ट की तरफ मोशन कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका अपोजिट लगेगा, यानी लेफ्ट से वो आपका राइट की तरफ आपका लगेगा। तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगता है, फ्रिक्शन फोर्स की हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि जो घर्षण बल होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स आपका होता है, वो किसके कारण आपका होता है, जो दो कॉन्टैक्ट होते हैं, दो बस आपके पर्सन होते हैं, उनके बीच में आपका लगता है।
तो दो सरफेस के बीच के ये आपका जब कांटेक्ट हुआ उसके कारण ये आपका प्रोड्यूस होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण ही होता है। तो इसलिए इसको हम कांटेक्ट फोर्स का ये आपका एग्जांपल माना जाता है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय जो चैप्टर आपका 12 है वहां पर आप प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम कल पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में आगे की डिटेल हम जानेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता लगाइए। तो आप इस बात जानने के लिए ये भी उत्सुक होंगे कि जो ये आवश्यक होता है कि वस्तु पर जो बल लगता है, जो फोर्स लगने वाला सदैव संपर्क बल ही हो, यानी सदैव क्या ऐसा होना चाहिए, संपर्क कांटेक्ट फोर्स ही आपका हो। तो इसका पता भी हमें कैसे लगेगा, तो पता लगाते हैं। चलिए, पहला आता है असंपर्क बल। तो अब हम पढ़ने वाले असंपर्क बल आपका होता है जिसे चुंबकीय। असंपर्क बल में आपका पहला आता है चुंबकीय बल। कौन सा बल? जो चुंबकीय आपका होता है, मैग्नेटिक फोर्स आपका हो गया। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, जो मैग्नेट जो आपका चुंबक होता है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है कि छड़ चुंबक। जो छड़ चुंबक आपकी आती है तो छड़ी जैसी, यानी जैसे आपकी स्टिक होती है उस तरह की एक चुंबक आती है। तो छड़ चुंबक का आपको एक युग्म लेना है। क्या लेना है? एक युग्म, यानी एक बार मैग्नेट आपको लेना है पेयर में। एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों रोलरों पर आपको रखना है। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि दोनों मैग्नेट जो है उस एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, यानी स्पर्श टच नहीं करना चाहिए। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलने में रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप आपको लाना है। क्या करना है? समीप लाना है, नजदीक आपको लाना होगा। प्रत्येक बार नोट कीजिए, प्रत्येक बार आपको नोट करना है कि क्या होता है। तो हर बार आपको ये भी नोट आपको करना होगा कि इसमें क्या आपका जो चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है। जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये परीक्षण जो आपने देखा ये क्या सुझाते हैं? इसका अर्थ यह है कि चुंबक के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो मैग्नेट होता है उसके बीच कोई ना कोई जो फोर्स होता है वो अवश्य ही यहाँ पर वर्क करता है, काम करता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो पोल आपका होता है, क्या होता है? जो पोल आपका है, तो जो पोल होता है, तो जब पोल दो चुंबक के समान जो ध्रुव होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित आपके करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट आता है इसके बाद। दो वस्तु के बीच दो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं उसके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या चुंबक के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? अगर आपको मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो देखना है तो इसके लिए आपको जो होता है इन्हें क्या लाना पड़ता है? संपर्क में आपका लाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में। एक चुंबक दूसरे में चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। जो मैग्नेट होता है वो अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए तब भी वो उस पर बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण होता है। तो चुंबक यानी मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगता है वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका कहलाता है। तो उसका एक एग्जांपल होता है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल होता है। तो मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट जब लोहे के टुकड़े पर फोर्स लगाती है, क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, वो भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका होता है। अब है स्थिर विद्युत बल। जो विद्युत बल आपका होता है, तो स्थिर विद्युत बल है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका होता क्या है? पहला पॉइंट है कि प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ आपको लेना है। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ आता है, जैसे आप जो जूस वगैरह आप पीते हो तो इस तरह का एक स्ट्रॉ आता है, वो आपको लेना है और इसके लगभग 2 बराबर भागों में आपको एक काट लेना है। तो 2 बराबर भागों में आपने काट लिया। देन धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से आपको लटका लेना है। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से आपको रगड़ना है। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो अब आपको है कि अब आप क्या देखते हैं?
तो आपने क्या देखा कि अब लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से आपको रगड़ना है, फिर से दूसरे स्ट्रो के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे को आपको समीप लाना है। अब है कि अब आप क्या देखते हैं, अब आपको बताना है कि अब आपको दिखाई क्या दिया। तो कागज के शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रो स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रो आवेशित वस्तु का एक उदाहरण होता है। आवेशित जो वस्तु है उसका ये एग्जाम्पल होता है, यानी चार्ज बॉडी का ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्ट्रो विद्युत बल आपका कहलाता है। स्ट्रोस्टैटिक बल आपका फोर्स जो होता है वो आपका कहलाएगा। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर, वस्तु जो होते हैं उसके संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण होता है। एग्जाम्पल आपका होता है जो कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का आप अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में, इससे और आगे की जो डिटेल है वो हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। अब आता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, पहला पॉइंट है, आप जानते हैं यदि कोई सिक्का, जो सिक्का होता है, जो कॉइन आपका होता है, जो गिल्ट वाले आपके पैसे होते हैं, या फिर आपका जो पेन होता है जिससे आप काम करते हैं, तो आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। किसकी ओर? जो धरती होती है, जो लैंड होती है उसकी तरफ आपका गिरता है। क्यों गिरता है? ग्रेविटी के कारण। तो पेड़ से अलग होने के पश्चात जो पत्तियों या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ग्रेविटी के कारण। ये आपको पता है कि ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण आपका होता है उसके कारण आपका होता है। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में? यानी विराम, जो रेस्ट पोजीशन होते हैं उस डायरेक्शन, उस स्टेज में आपका होता है। जैसे इसको छोड़ा जाता है, जैसे इसको छोड़ा जाता है नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपके हाथ से छूटते ही नीचे की ओर आपका जाता है। क्यों? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इससे स्पष्ट आपको ये होगा कि जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, उसके मोशन की जो स्टेज होते हैं उसमें भी चेंज आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, क्या इस पर बिना बल लगे ऐसे हो सकता है? तो अगर हमने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो फोर्स नहीं लगाने पर भी क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि बल कौन सा है? तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यानी अट्रैक्ट, जैसे आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते ही आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, ये चीज़ें मेरे को चाहिए, उस चीज़ों को आप खरीदते हो, उसे देखते हो। तो इसी तरह क्या होता है, इसी तरह जो पृथ्वी है, जो धरती आपकी है, लैंड है, पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, वो भी क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं आपके होते हैं, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचती है। जैसे हम जो मार्केट में मेले वगैरह में जाते हैं तो चीज़ों को देखकर क्या होता है, हम अट्रैक्ट होते हैं, हमारी जो आंखें होते हैं यानी चौंधिया से जाते हैं, क्या होता है, मार्केट में जाते हैं कि हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है, उस तरह क्या होता है, हमारे मन में भावना आती है। तो उसी तरह जो पृथ्वी होते हैं, जो अर्थ होते हैं, वो भी जो चीज़ें होते हैं वो उसे अपने अट्रैक्शन होता है, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करते, आकर्षित करती है। तो इस बल को, यानी अट्रैक्ट, जो अपनी ओर आकर्षित करे, इस बल को, इस फोर्स को ही गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल होता है। ये कैसा बल आपका है? अट्रैक्टिव बल आपका होता है, यानी अट्रैक्शन आपका होता है। यहाँ पर गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व जो बल होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होता है, ये हर वस्तु पर आपका लगता है। जितनी भी जो वस्तु होती है सब पर ये आपका लगता है। तो सारी वस्तुओं पर ये आपका लगेगा। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो ग्रेविटी के कारण ही जो नदियाँ होती है, जो आपकी नदियाँ हैं, रिवर वगैरह होता है, उसका जो पानी होता है वो नीचे की ओर क्यों बहता है? ग्रेविटी के कारण। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, ग्रेविटी जो होती है ये अर्थ का ही गुण नहीं होता है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाती है। और जो फोर्स लगता है यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका कहलाता है। अब आता है दाब। तो बल तथा बल के बारे में अब हमने पढ़ लिया। अब आता है दाब। तो जो दाब होता है, जो दाब है वो होता क्या है, यानी
प्रेशर जो है, प्रेशर जो होता क्या है, तो प्रेशर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। आपने कक्षा छठी में पढ़ा था कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी क्या कर लेता है, उड़ा ले जाते हैं। तो क्यों उड़ा ले जाते हैं? जैसे चक्रवात आपका आता है तो चक्रवात के समय पर ये आपका होता है, तो ये होता कैसे है, ये आपसे है। तो ये होता है, तो सबसे पहले आपने यह भी सीखा कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। तो जब वायु दाब के जब अंतर हो जाता है उसके कारण ये आपका बनता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है, क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाए। तो जो दाब आपने पढ़ा यानी प्रेशर है या फिर जो फोर्स हम पढ़ चुके हैं उसमें कोई संबंध होता है, रिलेशन होता है, इसका भी हम पता लगाते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे आपके घरों में क्या होता है, जैसे रिश्ते वाले आपके आते हैं, कोई भी रिश्ता यानी लड़की को देखने या लड़के को देखने आता है, वो क्या करता है, पहले ये जानने की यानी जो गोत आपका होता है वो आपका पूछा जाता है, तो उससे यानी वो रिलेशन देखता है कि कोई रिलेशन तो आपका नहीं बनना। इसी तरह हमें जो चीज़ें हम पढ़े इसमें देख रहे हैं कि इसमें इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, कोई संबंध तो नहीं है, तो इसका पता लगाएंगे। तो किसी लकड़ी के तख्ते में, कोई भी लकड़ी का जो तख्ता होता है उसमें एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। जो शीर्ष होता है उससे ठोकने का आपको प्रयत्न करना है। अब है कि क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बारी से ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित ब्लंट चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए, किसमें आसानी होती है? तो अब है आंसर इसका, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो किसी भी पृष्ठ जो होता है, जो पृष्ठ आपका है, तो उस पर जो एकांक जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया आपका होता है, उस पर जो बल लगाया जाता है उसी को आपका दाब कहा जाता है। दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पर हम केवल उन वालों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करना है, जिस पर हमें जो दाब होता है, प्रेशर हमें पता होना चाहिए। अब है कि जैसे अगला क्वेश्चन है, अब मेरी समझ में आ आया कि कुलियों को, जो कुली होते हैं, जो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर आपके कुली जो होते हैं, कि जो कुली होते हैं उनको जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? जैसे ये आपका, ये तो कुली वाला हो गया। कुली के साथ साथ आप घरों में भी देख सकते हैं, जब जो हमें भारी वजन उठाना होता है, तो भारी वजन जब हम उठाते हैं तो जैसे गोबर गिरते हैं, यानी घरों में गोबर होता है, तो जब गोबर गिरते हैं, गोबर का जो तसला होता है, तो गोबर के तसला सर पे रखने से पहले क्या करते हैं, कपड़ा जो होता है, कोई भी कपड़ा जिसे इंडा आप बोलते हो, तो उसको क्या करता है, गोल गोल लपेट देते हैं। यानी इंडा रखने के बाद हम जो भारी चीजें होती हैं वो अपने सर पर रखते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घरों में, यानी जो अपने फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडा बनाकर, जो इंडा होता है, इंडा बनाकर अपने सर पर रखते हैं। देन जो भारी वजन होता है उसको वो रख लेते हैं। तो वो क्यों रखते हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो इंडा होता है, उन्होंने इंडा रखा क्यों है अपने सर पर? तो पहला पॉइंट है कि इस प्रकार वे अपने सिर से इस तरह क्या करता है, वो जो उनका शरीर होता है, जो उनका शरीर है, उससे बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो बोझ जो उनकी बॉडी होती है, तो बॉडी से उन्होंने क्या किया, जो बोझ उन्होंने अपने सर पे उठाया हुआ है उसका कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं। यानी कॉन्टैक्ट इंडा रखने के बाद जो उसका बॉडी से कॉन्टैक्ट जो क्षेत्रफल यानी बोझ का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, शरीर पर जो दाब लगता है, जो प्रेशर आपका लगता है, वो कम लगता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो इस कारण क्या होता है, वो जो बोझ होता है वो इसलिए इजीली आपका उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 6 to 8 आपने सारे एनसीईआरटी आप एक एक चैप्टर करते हुए चल रहे हो। आज हमारा 11 चैप्टर था। यहाँ पर आप देख रहे हो सारी जो चीजें हैं वो आपके डेली लाइफ से आपकी जुड़ी हुई है। तो डेली लाइफ में जो भी आप जो डेली रूटीन में आपका चलता रहता है, यानी आसपास आपका, तो सारे यानी वो चीजें क्या होती है, साइंस आपकी है। तो अगर आप ध्यान से आप पढ़ोगे, हर चीज को आप रिलेट करके चलोगे, तो उसका कंसेप्ट जो होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब है अगला पॉइंट कि ध्यान दीजिए कि उपयुक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर है। तो उपयुक्त जो व्यंजक था इसमें जो क्षेत्रफल क्या है, हर आपका होता है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या देखा, जो व्यंजक आपने यानी क्षेत्रफल हर में आपका है, तो इसलिए यदि बल जो होता है या तो बराबर हो या फिर पृष्ठ जो होता है, सरफेस जो होता है, उसका क्षेत्रफल जितना भी कम होता है उस पर दाब उतना ही ज्यादा आपका पड़ता है। तो आपको पता चल गया, अगर वो इंडा ना रखता
ईंढा, अगर वो ईंढा बनाकर ना रखता, गोल गोल जो उसने कपड़े को लपेट कर रखा, तो उससे क्या होता, उससे उसके शरीर पर बोझ ज़्यादा पड़ता और उसे दाब ज़्यादा लगाना पड़ता। लेकिन जब उसने ईंढा बना लिया तो ईंढा बनाने के बाद उसके शरीर का जो कॉन्टैक्ट जो हो गया, यानी कॉन्टैक्ट जो बढ़ा, यानी बोझ के संपर्क में जो क्षेत्रफल को उसने इंक्रीज यहाँ पर किया था। अब है कि जैसे कील के जो कील होती है, तो कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो कील जो होता है, कील का जो नुकीला सिरा आपका होता है, जो आगे वाला जो नुकीला आपका पॉइंट रहता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो शीर्ष होता है, यानी उसकी अपेक्षा बहुत ही कम आपका रहता है। इसलिए वही बल कील की नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो जैसे जो हाथ पर आप बैग लगाते हो, यानी हाथ में आप जो बैग होता है वो टांगते हो, या जो कंधा होता है, जो शोल्डर आपका होता है, शोल्डर पर या कंधे पर जब आप बैग को या थैली को चौड़ी पट्टी वहाँ पर क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने या तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या ध्रुव तथा गैस द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, जिस पर बल कार्य करता है? आइए इस बारे में भी हम ज्ञात करेंगे, ध्रुव तथा गैस द्वारा लगाया गया दाब। तो अब है कि जो पारदर्शी कांच होता है, जो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट आपका ग्लास होता है, उसकी एक नली अथवा प्लास्टिक का आपको एक पाइप लेना है। प्लास्टिक जो होता है उसका एक पाइप आपको लेना है, और पाइप नली की लंबाई जो होगी वो लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका जो व्यास होता है वो लगभग आपको 5 से 7.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की सीट भी आपको लेनी है, अच्छी सी पतली सी जो रबड़ की सीट आती है वो आपको ले लेनी है। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं, जो गुब्बारे की जो रबड़ होती है उसका यूज आप कर सकते हो। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को तान कर बांध दीजिए। जैसे एक जो सीट होती है यहाँ पर आपको रबड़ की सीट को तान कर आपको बांध देना है, टाइट आपको करके बांध देना है। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए, यानी स्ट्रेट आपको रखना है, ऊर्ध्वाधर आपको स्थिति में इसको रखना है, और फिर आपको बीच में से इसे पकड़े रहना है। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ उड़ेलने के लिए आपको कहना है, यानी कोई भी जो आपका फ्रेंड होता है, फैमिली मेंबर होता है, फिर आपको बोलना है कि इसमें पाइप में से कुछ आपको उड़ेलना रखना है, तो उड़ेल के यहाँ पर आपको डालना है कहिए। तो देन आपको क्या है कि जो रबड़ की जो सीट होती है वो बाहर की ओर फूल जाते हैं। तो रबड़ की सीट कहाँ, यानी बाहर की ओर आपकी फूल जाती है। तो ये आपने जो एक्सपेरिमेंट है, ये आप इस तरह आपने खेल में आपने खेला भी होगा, जब आप कोई कांच वगैरह की जो सीट ले लेते हो और एक तरफ आपने गुब्बारा आप भर लेते हो, गुब्बारा उस पर बांध दिया, और दूसरी तरफ से उसमें पानी वगैरह आप डालते हो या फिर कुछ और चीज़ें। इसमें क्या होता है, जब पानी आप उसमें डालते रहते हो तो क्या होता है, जो आपका गुब्बारा होता है वो फूलता चले जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब जो आप नल के आपके होते हैं, जो टोंटे आपके होते हैं, टोंटी पर जब आप गुब्बारा आप लगाते हो, यानी टोंटी की जो पॉइंट होता है उस पर आप गुब्बारा लगाकर उसे क्या करते हो, टोंटी को खोल देते हो, धीरे धीरे पानी आपका बढ़ता रहता है गुब्बारे में, और जो गुब्बारा होता है वो आपका फूलता रहता है। तो गुब्बारा क्या फूलता रहता है। जैसे जो होली का टाइम होता है, होली के टाइम पर आप क्या करते हो, पिचकारी जो होती है, तो पिचकारी का जो पॉइंट होता है जिसमें पिचकारी में आपने पानी भरा हुआ है, और पानी भरने के बाद आपने उसके जो पिचकारी होता है, पिचकारी के पॉइंट पर यानी पिचकारी के अगले सिरे पर आपने क्या लगा दिया, गुब्बारा आपने बांध दिया, और गुब्बारा बांधने के बाद आप क्या करते हो, जो पिचकारी में पानी आपने लिया है वो गुब्बारे में आप भरते हो। तो उस टाइम पर आप देखते हो, क्या देखते हो, जो गुब्बारा होता है उसमें पानी आपका भरता है, और जैसे पानी आपका भरता रहता है गुब्बारा आपका फूलता चले जाता है। तो अब है कि पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। जो पाइप होता है, तो पाइप में जो पानी का जो स्तंभ होता है, जो पिलर है, उसकी जो हाइट है वो भी आपको नोट करनी है। पाइप में कुछ पानी और उड़ेले, फिर जो पाइप होता है उसमें कुछ और पानी आपको उड़ेलता रहना है। रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट आपको करना है। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपको रिपीट आपको करना है। क्या आप रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हो? तो जो रबड़ सीट का जो फुलाव आपका था, यानी जो गुब्बारा था वो फूला है, या फिर जो पाइप था, पाइप का जो पानी में जो स्तंभ था, पिलर था, उसकी जो ऊंचाई है, उसके बीच में आपने कोई रिलेशन देखा?
अब आता है नेक्स्ट, इसमें जो एग्जाम्पल यानी एक्सपेरिमेंट के साथ इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है कि प्लास्टिक की एक बोतल आपको लेनी है। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की आपने एक बोतल ले ली, आप पानी या मृदु सॉफ्ट ड्रिंक के उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा विंटर सीजन में क्या करता है, जो हमारा कैन आता है, जो कैन होता है वो हम भर के रखते हैं, यानी वो बोतल आपके आते हैं उसको हम भर के रख लेते हैं, जिसमें आपकी टोंटी भी आपकी लगी होती है। फिर बोतल के पैंदे के पास, बोतल जो होता है तो बोतल के पैंदे के पास आपको कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली आप लगा लीजिए। नली आप लगा सकते हैं वहां पर। ऐसा करने के लिए कांच की नली एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पैंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। जैसे आपने देखा होगा घरों में क्या होता है, यानी जो बाल्टी वगैरह आपकी होती है तो बाल्टी में हम क्या लगाते हैं, टोंटी, यानी टोंटी जो होती है वो हम लगा लेते हैं, फिट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो आपका होता है तो इसमें पानी भी आपका रिसकना नहीं चाहिए। तो पानी जो होता है वो आपका नीचे गिरना नहीं चाहिए, पानी उससे बाहर नहीं आना चाहिए, यानी जो पानी आएगा वो सिर्फ टोंटी से आपका आना चाहिए। वैसे जो बोतल आपने ली है वहाँ से पानी आपका रिसकना नहीं चाहिए। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार आपको बंद कर लेना है, यानी पानी वहाँ से रिसकना नहीं चाहिए। अगर पानी वहाँ पर रिसका हुआ आपको दिख रहा है तो उस टाइम पर आपको मोम जो होता है उससे अच्छी प्रकार उसको बंद आपको कर लेना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अब बोतल को पानी से आधा भरिए। अब क्या करना है, जो बोतल होती है तो बोतल को आपको जो पानी है उससे आधा भर लेना है। तो जैसे आपने आधा भर लिया तो आप क्या देखते हैं, इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की सीट को फूल जाते हैं। तो वो रबड़ की सीट क्यों फूल जाते हैं, बोतल में कुछ पानी और उड़ा डालिए, क्या रबड़ की सीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है, तो बिल्कुल अंतर आएगा। ध्यान दीजिए कि रबड़ की सीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में दीवार में आपको लगाया जाता है। किसमें, जो दीवार है वहां पर आपको ये लगाना है। अब आता है अगला पॉइंट, क्या इस स्थिति में रबड़ सीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। आइए इसकी और अधिक छानबीन करते हैं। तो प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन आपको लेना है। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। जो खाली डिब्बा होता है या फिर जो प्लास्टिक की बोतल है उसका यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास चार दिशाओं में यानी चारों डायरेक्शन में आपको 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पैंदे से समान ऊंचाई पर होने चाहिए। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं, जो बोतल है तो बोतल को आपको किससे भरना है, जो पानी है वाटर उसमें ऐड करते रहना है। फिर आपको देखना है कि ये आपको क्या दिखाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या सुराखों जो सुराख आपने बनाए हैं, जो होल जो छिद्र आपने वहां पर किए हैं उनसे निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है, यह क्या दर्शाता है। तो ये जो रिप्रेजेंट है वो क्या करे, यानी समान दूरी। आप देखते हो कि दोनों के बीच में समान दूरी आपकी रहती है। क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, क्या गैसें भी दाब डालती है, क्या वे जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। आइए ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को मुंह को बंद, जो मुंह होता है, जो माउथ होता है गुब्बारे का, उसको खोल दे तो क्या होगा। अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपके हो गए। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है, जो बैलून आपका होता है जिसमें सुराख है, जिसमें क्या होता है, सुराख आपका होता है, छेद वहां पर होता है। क्या आप इसे फुला पाएंगे, यदि नहीं तो क्यों। क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो वायु होती है, जो एयर होती है, वो हर डायरेक्शन में प्रेशर बनाती है, दाब डालती है। तो पहला पॉइंट है कि जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों से मैंने पानी के फुहारे को बाहर आते देखा है। तो आपने देखा होगा जो जल होता है, जो वाटर आपका होता है, जहां पर भी वाटर यानी पानी आपका भरा रहता है तो वहां पर जो पाइप यानी पाइप आपके बिछे होते हैं, जैसे आपके घरों में जो पाइप आपके लगे होते हैं, टंकी आपकी फिट होती है, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी जो पाइप आपके होते हैं वो लीक हो जाते हैं, यानी वहां पर छेद आपका हो जाता है, लीक आपका हो जाता है। तो उन जोड़ों से क्या होता है, या फिर वहां पर जोड़ जो होते हैं या फिर वहां पर सुराख आपके बन जाते हैं। तो वहां से जब पानी निकलता है तो वहां से आपने देखा होगा जो फुहारे आपके बाहर आते हैं, यानी पानी जो होता है वो पाइप से आपका बाहर निकला रहता है। तो क्या यह पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है। तो जो ये पानी आपने देखा, तो ये पानी जो होता है वो पाइप की जो दीवारें होती है, यानी जो दीवार पर पाइप आपने बिछाया हुआ है वहां पर लगाए जाने वाला जो प्रेशर होता है, जो दाब के कारण आपका नहीं है।
अगला पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि आपको याद करना है कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो, तो जब साइकिल की ट्यूब आपकी होती है वहाँ पर पंचर हो जाता है उस ट्यूब में, तो इसके अंदर की हवा क्या होता है, तो इसके अंदर की जो हवा होती है उसका क्या होता है, क्या ये प्रेक्षण दर्शाता है कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है यानी प्रेशर लगाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर जो दाब होता है या जो प्रेशर होता है वो डालती है। अब है वायुमंडलीय दबाव यानी वायुमंडलीय दाब आपका क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब आपका होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या होती है, वायु आपकी है, यानी हमारे चारों ओर जो होती है वायु होती है, और वायु के इस आवरण को, जो वायु का ये आवरण होता है इसे ही क्या बोला जाता है, वायुमंडल आपका बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वायुमंडल आपका कहा जाता है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से, वायुमंडलीय जो वायु होते हैं वो पृथ्वी जो अर्थ है उसका जो तल है उसके तल से कई किलोमीटर ऊपर तक आपकी फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस वायु के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसी को वायुमंडलीय दाब आपका बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कहा जाता है। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रति यानी एकांक जो क्षेत्रफल होता है उस पर जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, तो बल को दाब यानी लगने वाला जो फोर्स है उसी को क्या बोला जाता है, प्रेशर आपका बोला जाता है। दाब आपका जो प्रेशर होता है, जो दाब आपका है वो बोला जाता है। अब है नेक्स्ट, यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अगला पॉइंट है लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना। आइए इसके परिणाम के बारे में भी विचार करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक अच्छी रबड़ का एक चूसक यानी शक्कर आपको लेना है। क्या लेना है, जो एक अच्छी रबड़ होता है उसका शक्कर लेना है। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से आपको दबाना है। फिर क्या करना है, जो चिकना जो सरफेस आपका होता है वहां पर आपको इसे जोर से पुश करना है, दबाना है। तो क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है, जो पृष्ठ होता है जो सरफेस आपका है उससे ये चिपक जाएगा। इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं, यानी इसको खींचने में, इसको हटाने में आप सफल हो पाते हो। पहला पॉइंट है जब आप चूसक को दबाते हैं, जो चूसक है उसको आप दबाओगे, तो जो चूसक होता है इसको दबाने के बाद तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। अधिकांश जो वायु होगी वो बाहर आपकी निकल जाते हैं। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, जो चूसक है उस पर वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। इसलिए क्या होता है, ये जो पृष्ठ होता है, जो सरफेस आपका होता है, तो सरफेस के साथ ये आपका चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब जो होते हैं उस पर पार कर सके। यानी जो चूसक है अगर हम उस पर खींचकर इतना ज्यादा फोर्स हो, इससे ज्यादा फोर्स हम उस पर लगा देंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो ये आपका हट सकता है। अब है आपका अगला पॉइंट, इस क्रियाकलाप जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा इससे संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। अब है आपका अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है। तो इससे आपको अनुमान लग गया होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना आपका होता है। जैसे यदि मेरे सिर का जो क्षेत्रफल है वो 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर है, तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है। तो मेरे जो सिर है यानी जो आपका हेड है उस पर जो वायु है, जो एयर है, वो कितना बल या कितना फोर्स वहां पर लग रहा है, ये इसमें पूछा गया है। तो अगला पॉइंट में है कि एक 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल यह आपका 2250 न्यूटन के बराबर आपका होता है।
इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते। जो ये गुरुत्व आपका जो ग्रेविटी फोर्स आपका है, तो ये आपका जो है इसके नीचे दब कर हम पिचक क्यों नहीं जाते। इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो प्रेशर लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, इक्वल होता है। और यह बराबर, और ये क्या होता है, ये बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। जो बाहर का यानी जो हमारी बॉडी के अंदर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्स आपका लगा हुआ है, जो प्रेशर है, उसको ये बैलेंस्ड कर देता है, संतुलित कर देता है। तो जब चीजें बैलेंस्ड होती है तो क्या होगा, यानी बैलेंस चीजें जो होती है, जब कोई सी भी आपकी अनबैलेंस्ड हो जाती है तब जो आपकी बॉडी होती है वो आपकी नीचे गिर जाएगी। तो इसमें जो बैलेंस्ड होता है इस वजह से हम नीचे नहीं गिरते या पिचक कर नहीं मरते। अब आता है अगला पॉइंट इसमें कि क्या आप जानते हैं, तो क्या जानते हैं, चलिए सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें कि 17वीं शताब्दी में जो 17th सेंचुरी आपकी है उसमें जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वॉन गोरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया था। एक पंप जो होता है उसका इन्वाइटेड किया था। तो इसमें जो पंप है उसका जो आविष्कार है, तो इन्वेंशन जो किया था, आविष्कार जो किया था, तो इस पंप की सहायता से, इस जो पंप था उसकी सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया, उसे रिप्रेजेंट किया। उन्होंने धातु जो मेटल होती है उसके 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का जो व्यास रखा 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की जो वायु थी वो निकाल दी गई। तो इनके बीच की जो वायु थी वो उन्होंने निकाल दी। अब है तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग ना कर पाए। तो इतने घोड़े भी क्या है, जो आपका अर्धगोला था उसको अलग नहीं कर पाए। किसकी वजह से, जो एटमॉस्फेरिक आपका जो एटमॉस्फेयर यानी जो वायु दाब था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो ज़्यादा था, फोर्स जो था वो ज़्यादा लग रहा था। तो इतने जो घोड़े थे वो भी इसको अलग नहीं कर पाए, सेपरेट नहीं कर पाए। तो क्या ये पिक्चर आपको दी गई है कि किस तरह वो आपका लगाया गया था और ये कैसे आपका खींच नहीं पाए। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये अर्धगोला लिया गया है और इधर भी आपके कितने सारे घोड़े आपके बांधे गए हैं, इधर भी आपके कितने सारे घोड़े जो होते हैं वो आपके बांधे गए हैं। तो घोड़े जो है दोनों तरफ आपके हैं, तो दोनों तरफ ये खींच रहे हैं। लेकिन जो अर्धगोला बनाया गया है ये अर्धगोला को सेपरेट नहीं कर पाए, अलग नहीं कर पाए। जो पॉइंट है ये आपका नहीं तोड़ पाए, यानी ये इसको अलग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लगा हुआ है, जो फोर्स है वो ज्यादा आपका है। तो इनके कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय जो दाब है वो आपका ज़्यादा है, जिस वजह से इसको सेपरेट नहीं हो पाया ये। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका अर्धगोला होता है, अर्धगोले को खींचते हुए ये आपको दिया गया है, यानी घोड़े जो होते हैं ये आपका अर्धगोला को खींच रहे हैं हेमिस्फीयर में, ये आपका है। चलिए हेमिस्फीयर जो आपका बनाया गया है इसको खींचते हुए हॉर्स इसको सेपरेट नहीं कर पा रही है। यह आपका चैप्टर नंबर 11 था। नेक्स्ट कल हम चैप्टर जो अपने पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम कल इसमें कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।